नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इग्नू IQ हिंदी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BPSC 102 की, जिसका शीर्षक है संवैधानिक सरकार और भारत में लोकतंत्र। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 7 यानी विधायिका तक पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे इकाई 8 की, जिसका शीर्षक है कार्यपालिका। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि हमारी जो भारत की जो शासन प्रणाली है वो 3 भागों में जो है विभक्त है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका को हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे कार्यपालिका की। तो आइए जानते हैं कि कार्यपालिका है क्या। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक जून 2024 के लिए अपना असाइनमेंट परचेज नहीं किया है या नहीं बनाया है, तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फोन करके आप हमसे असाइनमेंट के PDF ले सकते हैं, या फिर हैंड रिटन यानी हाथ से लिखा हुआ असाइनमेंट भी हमसे परचेज कर सकते हैं। हाथ से लिखा हुआ यानी हैंड रिटन असाइनमेंट जो है लिखने के बाद आपके एड्रेस तक, आपके पते पर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो है वो भेज दी जाएगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए या जूम क्लास करना है तो उसके लिए भी आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका शीर्षक है कार्यपालिका। देखिए, सबसे पहले कार्यपालिका को हम समझते हैं। भारत में कार्यपालिका का शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास है। देखिए, विधायिका मतलब होता है कि किसी कानून का बनना, कार्यपालिका मतलब होता है कि उस कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का अर्थ होता है कि अगर कोई कानून बढ़िया से लागू न किया जाए तो हम न्यायपालिका में जा सकते हैं, याचिका दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या अपने राज्य के हाई कोर्ट में, और कोर्ट से हम ये अपील कर सकते हैं कि देखिए, सरकार द्वारा जो कानून लाया गया है वो ठीक से जो है वो पारित नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा उस कानून की अवहेलना की जा रही है, लोगों तक वो कानून पहुंच नहीं रहा है। तो ये न्यायपालिका का काम है। कार्यपालिका का काम है कि वो जो कानून बना या फिर जो नए नियम बने, ठीक है, वो लागू करना जो है वो किसका काम है? कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका का जो शक्ति है वो 3 स्तरों में जो है बटा हुआ रहता है। यानी सरकार जो है 3 स्तर की सरकारें होती है भारत में। एक तो है हमारा स्थानीय सरकार यानी पंचायत और नगर पालिका। दूसरा है हमारा राज्य का सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, जो मुख्यमंत्री का हम चुनाव करते हैं। और उसके बाद है जो है केंद्रीय सरकार यानी राष्ट्रीय सरकार। अब देखिए, भारत में कार्यपालिका की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति राज्य का क्या है? प्रथम नागरिक है और मुखिया है एवं राष्ट्र का प्रतीक है। संविधान ने राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की है, लेकिन उन्हें शासन करने की शक्ति नहीं दी है। उनके पास शक्ति तो बहुत किसी चीज का है, लेकिन वो राजा नहीं बन सकता। राजा कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति केवल औपचारिक भूमिका निभाता है। औपचारिक मतलब ऑफिशियल भूमिका निभाता है, सिग्नेचर वगैरह का काम करना, ये करना, ठीक है। जबकि प्रधानमंत्री के पास वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति होती है, यानी चीजों को लागू करवाने का दायित्व, नियम बनाने का दायित्व। सबसे मोस्ट पावरफुल कौन है हमारे नेशन के लिए? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। यानी जो सरकार चल रही है, अभी मान लीजिए भाजपा का सरकार है, तो उसका मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से सरकार के कार्यों को पूरा करता है। इन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों का चुनाव कैसे होता है, इस पर भी हम बात करेंगे। जहां पर प्रधानमंत्री को हम अपना वोट देकर चुनते हैं, वही राष्ट्रपति को हम वोट नहीं देते। कभी आपने सुना है कि आपने राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हुआ आप वोट देने गए हो? नहीं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है, यानी हम डायरेक्ट वोट नहीं करते। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव में हम घर से बाहर निकलकर मतदान केंद्र में जाते हैं और वोट करते हैं। यानी एक प्रधानमंत्री तब बनता है जब हम उन्हें वोट करके चुनाव में जिताते हैं। तो चलिए आज इस पर जो है सबसे पहला पॉइंट आपका भारत का राष्ट्रपति, उसका जो है वो अध्ययन करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 52 यह सुनिश्चित करता है और यह बतलाता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति केवल राज्य का अध्यक्ष होगा, लेकिन उन्हें वास्तविक शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से 5 वर्षों के लिए होता है और राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ महाभियोग के द्वारा, संसद के द्वारा ही जो है पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? जो MP और MLAs होते हैं वो भाग लेते हैं।
संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का भी प्रावधान किया गया है और हमने पढ़ा है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हमारे कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के बाद उनका नंबर आता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का सभी कार्य जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे, उन्हें महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया गया हो या उनकी मृत्यु हो गई हो, तब जो है उपराष्ट्रपति एक राष्ट्रपति का कार्य करता है। संविधान का भाग 5 भारत के राष्ट्रपति की योग्यता, चुनाव और महाभियोग को सूचीबद्ध करता है। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रमुख है। राष्ट्रपति भारत के कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका के औपचारिक प्रमुख होते हैं। ये भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। हालांकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग सीधे या अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा कर सकते हैं। कुछ अपवादों के साथ राष्ट्रपति में निहित सभी कार्यकारी अधिकारी मंत्री परिषद द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। मतलब यूं समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के पास पावर होते हुए भी नहीं है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो यह राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। ठीक है, अब आपके बुक में जिस तरह दिया गया है योग्यताएं, तो पहले हम योग्यताओं को पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। मैं तो अपने आपको नोट से पढ़ा रहा हूं और आपके बुक में अच्छे से नहीं दिया गया। जैसे कि आर्टिकल 52 की मैंने बात की, आर्टिकल 52 आपके बुक में नहीं दिया गया है, बट मैंने आपको आपके नोट से बता दिया। योग्यता की बात करें तो आर्टिकल 58 में जो है वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता की बात की गई है। योग्यता क्या क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु को पार कर चुका हो, लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। यानी अगर आप किसी लाभ के पद पे हैं, सरकारी पद पे हैं, तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए या नॉर्मली चुनाव लड़ने के लिए भी अपने उस सरकारी पद का त्याग करना होगा। उसके बाद आखिर है, किसी अदालत द्वारा दिवालिया या पागल करार न दिया गया हो। जैसे कि मान लीजिए विजय माल्या को जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो राष्ट्रपति पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। या फिर कोई व्यक्ति अगर पागल है या मानसिक रूप से वो अपंग है, विक्षिप्त है, मेंटली उसको प्रॉब्लम है, तो वैसा व्यक्ति भी जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। शपथ की बात करें तो आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। अब बात है राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाता कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे सुप्रीम जज होते हैं, ठीक है, वो जो है वो आपका राष्ट्रपति को उनका शपथ दिलाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे चुनाव विधि पर, यानी कि उनका जो चुनाव होता है वो किस प्रकार होता है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए सिंपल समझ लीजिए, आपकी बुक में ऐसा दिया गया है कि आपको समझ में नहीं आएगा। मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, एकदम मतलब ऑथेंटिक टाइप से। देखिए राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होता है, यानी हम जब राष्ट्रपति को चुनते हैं तो हम नहीं चुनते हैं, हमारे एमएलए और एमपीज चुनते हैं। अब हमारे राज्य में क्या है भाई, विधानसभा है, तो विधानसभा में कौन होंगे? एमएलए होंगे, यानी विधायक, चचा विधायक है वाला, यानी चचा विधायक है, ठीक है। तो वो जो चचा विधायक यानी विधायक लोग जो हैं वो चुनेंगे। उसके बाद हमारे जो सांसद हैं, मतलब एमपी कब होता है? जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग एमपी को वोट देते हैं, तो हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी वो लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, वो एमपी हैं, तो वो एमपी और एमएलए सभी लोग जो है वो राष्ट्रपति को वोट देंगे। राष्ट्रपति का जब चुनाव होगा तो दोनों पार्टी से, यानी कांग्रेस से भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगा और जो भाजपा है वो भी अपनी उम्मीदवार देगा। दोनों की तरफ से जो है उम्मीदवार की पेशकश की जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जिस पार्टी के पास सबसे अधिक एमएलए है, जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा एमपीज है, वो जो है वो उनका राष्ट्रपति बन जाएगा। और अब देखिए सबका वोट जो काउंटिंग होता है, वोट का एक कीमत होता है। कीमत मतलब प्राइस पॉइंट, यानी जो एमएलए है उनका वोट का कीमत अलग है और जो एमपी है उनके वोट का कीमत अलग है। अब गोवा के एक एमएलए की वोट की कीमत और उत्तर प्रदेश के एमएलए की एक वोट की कीमत में क्या अंतर है? उत्तर प्रदेश के एक एमएलए का वोट जो है वो अधिक पॉइंट का होता है। क्यों? क्योंकि वहां की जनसंख्या अधिक है और गोवा के जो एमएलए हैं उनकी वोट की ये जो है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि गोवा की जो जनसंख्या वो काफी कम है। आई बात समझ में? और उसके बाद जब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो सभी के जो है वोट काउंट किए जाते हैं। यानी उत्तर प्रदेश के एमएलए का वोट गोवा के एमएलए से अधिक होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी अधिक है। आई बात समझ में? अब मान लीजिए मैं झारखंड से हूं या आप बिहार से हैं, ठीक है, तो
आपके वहां के जो एमएलए हैं उनकी भी वोट की कीमत से अधिक कीमत प्राइस किसकी होगी? मध्य प्रदेश का एक एमएलए का या यूपी के एमएलए। क्यों? क्योंकि आपके बिहार और झारखंड से जो है वो यूपी और एमपी काफी जनसंख्या उसमें अधिक है। आई बात समझ में? तो जनसंख्या के आधार पर जो है ऐसा किया जाएगा। इस बात को एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बिहार की जनसंख्या अधिक होगी, मान लीजिए काउंटिंग में, जनगणना में, तो बिहार के एमएलए का वोट परसेंट अधिक होगा। तो ऐसे होता है राष्ट्रपति का चुनाव। आई बात समझ में? चलिए अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल की और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया यानी महाभियोग की। देखिए अनुच्छेद 56 में इसकी बात की गई है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने की तिथि जिस दिन वो चुना गया और जिस दिन वो अपनी कुर्सी पे बैठा उसके 5 वर्ष तक के लिए, ठीक है, वो उस पद को धारण करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपने पद का इस्तीफा दे सकता है। यानी राष्ट्रपति अगर अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। उसके बाद है राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 में दिए गए तरीके से महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी अगर राष्ट्रपति सरकार की बात न माने तो उस कंडीशन में सरकार चाहे तो महाभियोग की प्रक्रिया जिसका उल्लेख आर्टिकल 61 में है उसके तहत जो है वो राष्ट्रपति को उनके पद से बर्खास्त कर सकता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद अपने उत्तराधिकारी के अपने कार्यालय में प्रवेश करने के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे महाभियोग की कि इसको हटाते कैसे हैं। देखिए महाभियोग लगाने का आरोप संसद के किसी भी सदन पर लाया जा सकता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी हम ला सकते हैं। सदन की कुल सदस्यता का 2/3, ठीक है, से बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी मान लीजिए कि 90 मेंबर हैं या 100 मेंबर हैं तो 60 मेंबर की जो है परमिशन चाहिए उनको हटाने के लिए। इसे प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सुनिश्चित करना जरूरी है, सूचित करना जरूरी है। किसको? राष्ट्रपति को, कि हम आपको जो है वो हटाने जा रहे हैं 14 दिन पहले। उस पर उस सदन के 1/4 यानी 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। किसमें? सूचना में। यदि उस सदन में यानी जहां पर महाभियोग लाया जा रहा है, मान लीजिए लोकसभा में, तो लोकसभा के कुल सदस्य से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित हो जाता है तो उसे जांच के लिए दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, यानी राज्यसभा में उसको भेज दिया जाएगा, फिर वहां से पास होगा। जांच या तो सदन स्वयं करता है या न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा करवाता है। राज्यसभा इसकी जांच खुद कर सकता है या उसे सुप्रीम कोर्ट में भेज सकता है। राष्ट्रपति इस जांच में उपस्थित रहकर अपने वकील द्वारा अपना बचाव भी कर सकता है कि मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं कि मैं सरकार की बात नहीं मान रहा और मुझ पर गलत तरीके से महाभियोग लगाया जा रहा है। यानी राष्ट्रपति को भी अपना वकील करने का अधिकार है, अपना केस लड़ने का अधिकार है। यदि यह सदन भी 2/3 यानी राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से आरोप सिद्ध कर दे तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, देख लीजिए, सुन लीजिए, किताब में नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं आपको। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालेंगे और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उनके कार्यों को संभालेंगे। और अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी नहीं हो तो कौन संभालेगा? सबसे जो वरिष्ठ जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सबसे सीनियर जो जज होते हैं, ठीक है, वो संभालेंगे। तो ये बुक में आपका नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको जीके के तहत जो है वो बता दिया है। चलिए अब बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों पर। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कार्यपालिका शक्तियां प्रदान की गई, यानी कार्य करने की शक्ति। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है साधारण शक्ति और आपातकालीन शक्ति। साधारण शक्तियों को फिर 4 भाग में बांटते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, वित्तीय यानी फाइनेंशियल एवं न्यायिक जस्टिस। कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सभी कार्यपालिका शक्तियां दे दी गई है जिन्हें राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीन पदाधिकारियों द्वारा इस्तेमाल कर सकता है। अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री अपने सभी कार्यों को राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। अनुच्छेद 77 में यह कहा गया है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से इस्तेमाल की जाएगी। राष्ट्रपति को प्रशासनिक और सैनिक शक्तियां भी प्राप्त है।
जो राष्ट्रपति होते हैं वे थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के जो है वो क्या होते हैं, वो कमांडर इन चीफ होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भी जो है राष्ट्रपति खुद करती है सरकार के द्वारा। आई बात समझ में। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी शपथ दिलाता है। नहीं, प्रधानमंत्री जब शपथ लेंगे, नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे तो उन्हें जो है वो प्रणब मुखर्जी जो है उनको शपथ दिला रहे थे, यानी तब वो राष्ट्रपति थे। आई बात समझ में। अब बात करें अनुच्छेद 89 की, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अब बात करें कि राज्यसभा की, तो देखिए राज्यसभा में जो 12 सदस्य होते हैं उनको सिर्फ राष्ट्रपति ही मनोनीत कर सकता है, यानी उनको राष्ट्रपति ही चुन सकता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 254 की, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति के पास यह भी अधिकार है कि वह समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को दूर कर सके। कभी कभी क्या होता है कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, देखिएगा ममता बनर्जी और मोदी के बीच में बहुत ज्यादा विरोध चलता है, या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री, राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार और नरेंद्र मोदी के बीच में बहुत जो है वो किचकिची जो है चलती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई विवाद स्टेट और केंद्र के बीच में हो तो इसको कौन सुलझाएगा, राष्ट्रपति। उनके पास वो अधिकार है। समवर्ती सूची, 2 सूची होता है, संघीय सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में जो भी चीजें शामिल है और उस चीजों को लेकर अगर केंद्र और राज्य के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति बीच बचाव करने के लिए आएंगे, मध्यस्थता करने के लिए आएंगे। आई बात समझ में। चलिए, तो ये हो गया राष्ट्रपति की शक्तियां। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर होता है। आपने सुना होगा कि हर राज्य में जो है जब सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और हमारे झारखंड में कई बार 10 बार से भी ज्यादा, यानी 1 दर्जन बार से भी अधिक जो है बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है हमारे झारखंड में। ठीक है, यानी सरकार जब अपना काम बखूबी नहीं कर पा रही है, या फिर सरकार ठीक से चल नहीं पा रही है, या सरकार जो है ठीक से बन नहीं पा रही है, तो उस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, यानी राष्ट्रपति के निर्देशानुसार जो है राज्य में कानून चलता है। देखिए, राष्ट्रपति 3 प्रकार की आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। एक राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है, युद्ध की स्थिति में, या कोई देश हमें आक्रमण कर दे, या कुछ ऐसे हो जाए जिससे पूरा देश जो है इफेक्ट करे, प्रभाव हो जाए। सैनिक विद्रोह अगर हो गया, तख्ता पलट की स्थिति आ गई, तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है एक लेटर जारी करता है कि पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। ये शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, ये जान लीजिएगा। जब तक राष्ट्रपति लेटर में लिख के नहीं देंगे, सिग्नेचर करके नहीं देंगे, तब तक राष्ट्र में इमरजेंसी नहीं लग सकती। ठीक है, ये हो गया राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा है राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न होने, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि राज्य में राष्ट्रीय जो है वो आपातकाल जो है लगता है। ठीक है, अब तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कब होता है, जब देश में भुखमरी जैसे हालात हो, देश के पास पैसे नहीं हो। कुछ दिन पहले श्रीलंका में क्या हुआ, सरकार जो है देश छोड़कर भाग गई, वित्तीय संकट आ गया, वित्तीय आपातकाल लगा दिया गया, सड़कों में जो है वो फोर्स जो है वो आ गई, सड़कों में टैंक आ गया, लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। उस कंडीशन में वित्तीय आपातकाल जो है वो लागू किया जाता है और सरकार ये घोषणा करती है, ये घोषित करती है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल नहीं है और बाहर के देशों ने हेल्प करते हैं, जैसा कि हमने श्रीलंका को हेल्प किया था। राष्ट्रपति किसी भी समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि उन्हें ऐसा महसूस हो कि देश की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन अमूमन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक कि प्रधानमंत्री और सरकार राष्ट्रपति को इसके लिए दबाव न दें, तब तक राष्ट्रपति जो है ऐसा नहीं करते हैं अपने मन से। ठीक है, चलिए, भारत में सर्वप्रथम 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। 1962 में क्या हुआ था भैया, तो 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, यह हुआ पहली बार। दूसरी बार 1971 में लगा दिया गया, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और बांग्लादेश पाकिस्तान से कटकर अलग हुआ था। तीसरी बार की इमरजेंसी की बात करें तो तीसरी बार इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगा दिया गया था। ठीक है, उसके पीछे का कारण आज तक किसी को नहीं पता। बस ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद के बचाव के लिए, अपने प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए जो है इमरजेंसी लगा दिया। हुआ कुछ यूं था कि जब चुनाव हुआ था तो उसमें जो इंदिरा गांधी जीत गई थी और उनके विपक्ष में जो खड़े हुए थे, शायद उनका नाम था राजनारायण, और इस केस को राजनारायण वर्डिक्ट कहा जाता है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर राजनारायण ही होगा। तो उन्होंने जो क्या किया था, इलाहाबाद के हाईकोर्ट में केस किया था
था। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट लखनऊ में नहीं है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद के हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया और उस केस होने के पश्चात जब जांच किया गया तो यह पाया गया कि इंदिरा गांधी चुनाव जीतने के लिए अपने गलत तरीके, अपनी गलत शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता है वो 2-3 साल के लिए जो है वो 4 साल के लिए, माफ कीजिएगा, रद्द कर दी। ठीक है, यानी 4 साल तक रद्द होने के बाद आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो इंदिरा गांधी ने देखा कि 4 साल तक तो मैं कोई चुनाव लड़ नहीं सकता, आई बात समझ में, और जो है मैं पीएम में बन नहीं पाऊंगी, मैं पीएम पद पर रह नहीं पाऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, सभी चीजों को खत्म करके इमरजेंसी लगा दिया गया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है विद्वानों के द्वारा, बड़े बड़े इतिहासकारों के द्वारा, कि संजय गांधी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था कि आप जो है अपने पद को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दीजिए। और इमरजेंसी के ड्यूरिंग क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, सभी विरोधियों को जेल में डाल दिया गया था, मतलब बिना किसी कारण के इमरजेंसी लगा दिया गया। ना तो वित्तीय संकट था, ना तो देश में असुरक्षा का माहौल था, ना ही किसी विदेश से हम युद्ध लड़ रहे थे, ना ही किसी देश ने हम पर आक्रमण किया था। उसके बावजूद 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगा दिया गया। इस पर फिल्में भी जो है वो बन चुकी है और एक फिल्म भी जो है आ रही है इमरजेंसी, कंगना रनौत की शूटिंग पूरी हो चुकी है, रिलीज होने वाली है, तो उस फिल्म को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 356 की। आर्टिकल 356 यानी अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य में, यानी झारखंड में भी हमारी ये कवायतें जो चल रही थी और बार बार जो है, जब हम लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, तो क्या उनके जेल जाने के बाद क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है कब? जब उस राज्य की सरकार फेल हो जाए, विफल हो जाए। ठीक है, और ये किस धारा के अंतर्गत लगता है? धारा 356 संविधान के। ठीक है, चलिए अब हम यहां पर देखते हैं कि इस चीज के लिए, यानी किसी भी राज्य पर आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परंतु 1994 के उच्चतम न्यायालय के आदेश, जिसे बोमई केस के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाना कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया? देखिए, इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार को केवल उसी स्थिति में बर्खास्त कर सकती है जब इसके प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया हो। यानी अगर झारखंड में या किसी राज्य में, बंगाल हो या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो सबसे पहले लोकसभा में एक बिल पास होगा, उस पे पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस पर मोहर लगाएंगे। अगर वो बिल लोकसभा में तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में वो बिल निरस्त कर दिया गया, पास नहीं हो पाया बहुमत से, तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, चलिए अब आगे की हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 360 में, 360 में है। वित्तीय संकट मतलब देश के पास पैसा खत्म। दोस्तों आगे हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की, और जो प्रधानमंत्री का टॉपिक है ये काफी बड़ा है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो है इसका एक अलग वीडियो बने, पार्ट 2। यानी ये था वीडियो का पार्ट 1 जिसमें हमने राष्ट्रपति को पढ़ा, पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए शॉर्टकट में पढ़ाने से कोई फायदा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको ये 5 मिनट में खत्म कर सकता हूं, बट आप ही लोग का लॉस हो जाएगा। आप लोग जो समय देकर जो ये वीडियो देख रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि सही चीजें, सही तथ्य आप तक पहुंचे। और प्रधानमंत्री का टॉपिक इतना जो है वो आसान है नहीं कि मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट में इसको समझा दूं। इसके लिए 20-25 मिनट का एक अलग सेशन होगा और इसका जो है हम लोग वीडियो इसके बाद ही अपलोड कर देंगे, पार्ट 2। यानी ये वीडियो का था पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आज जहां खत्म किया, पार्ट 2 में हमने वहीं से जो है हमने शुरू करना है, वहीं से हम शुरू करेंगे। तो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के पद के बारे में, उनके लाभ के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, कैसे उनका चुनाव होता है, कैसे हम वोट करते हैं, और आखिर में फिर हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का कंपैरिजन करेंगे कि किसके पास सबसे अधिक शक्ति है। तो ये वीडियो अगर आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने अपने नोट से आपको पढ़ाया है, बहुत सारी चीजें आपको मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है जो आपके बुक में भी नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक भी कर लीजिए, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा पार्ट 2 का। और अभी तक अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है, असाइनमेंट बनाना स्टार्ट नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर फोन करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे अपना असाइनमेंट का PDF या हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स या जूम क्लास परचेज कर सकते हैं।